हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्पादन के जो बचे हुए नियम है हमारे अल्पकालीन उत्पादन फलन के आधार पर हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम देख लिया था, लेकिन हमने कहा था उसके 3 रूप हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रासमान नियम। पहला नियम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वृद्धि नियम क्या है, जिसमें सीमांत और औसत उत्पादन में हमें वृद्धि के कारण कुल उत्पादन में वृद्धि की गति दिखाई देती है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उसको हम कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति समता नियम क्या है। तो उत्पत्ति समता नियम, समता नियम या साधनों के समता प्रतिफल नियम, साधनों के समता प्रतिफल नियम भी हम कह सकते हैं इसको। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाने से कुल और औसत सीमांत तीनों उत्पादन हमें बढ़ती हुई दर से दिखाई देते हैं। लेकिन एक समय बिंदु ऐसा आता है उत्पादन के अंतर्गत कि जब साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाएगा। जब साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है तो हम जितनी भी परिवर्तनशील साधन की इकाइयां लगाते हैं उससे हमारा सीमांत उत्पादन उसी दर से बढ़ता है जिस दर से हमने साधनों में परिवर्तन किया है। यानी जब हमारा सीमांत उत्पादन स्थिरता की गति प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई परिवर्तनशीलता नहीं दिखाई देती और उस अकॉर्डिंग हमारा औसत उत्पादन भी सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। नाम से स्पष्ट है, समता प्रतिफल नियम। इसके अंदर जितने साधन हम जितनी मात्रा में लगाते हैं हमारा कुल उत्पादन भी उसी समान दर से आगे बढ़ता है, जिसके कारण हमारा सीमांत और औसत उत्पादन एक जैसा होने की प्रवृत्ति दिखाता है। उसको हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। और ये स्थिति तब क्रियाशील होती है जब हमारा उत्पत्ति वृद्धि नियम तो लागू होना बंद हो जाता है और उत्पत्ति ह्रासमान नियम लागू होना जब तक शुरू नहीं होता तब तक हमारा सीमांत उत्पादन एक स्थिरता की स्थिति में रहता है। उसको हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम या साधनों के समता प्रतिफल नियम के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें हमारा सीमांत और औसत उत्पादन एक जैसी दर के आधार पर वृद्धि करता है या उसके अंदर हमें कोई परिवर्तनशीलता नहीं दिखाई देती। इसको भी हम एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, तालिका इसके लिए परिवर्तनशील साधन मात्रा, साधन, और हमने लिया हमारा कुल उत्पादन जिसको हम टीपी भी कह सकते हैं, कुल उत्पादन टीपी, एमपी, और सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन एमपी, और औसत उत्पादन, औसत उत्पादन जिसको हम कह सकते हैं एपी। देखिए, इसके अंदर हम जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ने के स्थान पर एक स्थिरता प्राप्त कर लेगा। और हमने मान लिया जैसे वो 100 पर स्थिर आ गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं समता प्रतिफल नियम या उत्पत्ति समता नियम, जिसके अंदर हमारा कुल उत्पादन में एक समान गति के साथ बढ़ रहा है। पहले 100 था, फिर 200 हो गया, फिर 300, फिर 400 और फिर 500। यानी कुल उत्पादन में बढ़ने की जो गति है एक जैसी 100 के अनुपात में। और यहाँ हम अपना एवरेज प्रोडक्शन देखें, एवरेज निकालने के लिए तरीका बता रखा आपको, टीपी डिवाइडेड बाय क्यू करेंगे हम। टीपी हमारा 100 और साधन इकाई है 1, तो पहले पे तो हो गया 100, दूसरी पे 200, साधन इकाई कितनी लगा रखी है 200, तो एवरेज प्रोडक्शन हो गया 100, 300 में 3 का भाग देंगे, 400 में 4 का दिया है 100 और 5वें में 100। तो ये जो प्रोडक्शन हमें मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं साधनों के समता प्रतिफल नियम या उत्पत्ति समता नियम, जो तब क्रियाशील होता है जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होना बंद हो चुका है, साधन एक दूसरे से अनुकूलतम रूप में संयोजित हो चुके हैं और हमारा उत्पत्ति वृद्धि नियम अभी क्रियाशील होना प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके लिए यदि हम रेखा चित्र बनाए तो इसी तालिका के आधार पर रेखा चित्र बना सकते हैं। मैं रेखा चित्र इधर बना के बता रही हूँ आपको। आप चाहे तो इन्हीं अंकों के आधार पर बता सकते हैं और नहीं चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं परिवर्तनशील साधन मात्रा, परिवर्तनशील साधन,
और इधर OY अक्ष पर आप उत्पादन को सूचित कर सकते हैं, उत्पादन, और आपका ये TP और MP रेखा, TP इक्वल टू LP। ये जो स्थिति है ये हमारे उत्पत्ति समता नियम को सूचित कर रही है, जहां हमारा TP नहीं सॉरी AP और MP इक्वल टू MP है। एवरेज प्रोडक्शन और सीमांत प्रोडक्शन बिल्कुल समान मात्रा में हो चुका है और TP एक जैसी दर से बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम या साधनों के समता प्रतिफल नियम की स्थिति, जिसके अंदर सीमांत और औसत उत्पादन के बढ़ने की गति एक जैसी 100 के रूप में दिखाई दे रही है और एवरेज प्रोडक्शन भी 100 की गति से ही आगे बढ़ रहा है। तो जब हम कह सकते हैं कि हमारा वृद्धि नियम क्रियाशील होना बंद हो जाता है और उत्पत्ति ह्रासमान नियम क्रियाशील होना प्रारंभ नहीं होता, तब तक हमारे सीमांत उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में हमने साधन लगाए हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा उत्पत्ति ह्रासमान नियम। तीसरा जो नियम है अल्पकालीन उत्पादन फलन का, दो नियम हमने देख लिए हैं, पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम या साधनों के बढ़ते प्रतिफल नियम क्या होते हैं और वे क्यों क्रियाशील होते हैं, वो नियम। अब है उत्पत्ति समता नियम। समता नियम के बाद में उत्पत्ति ह्रासमान नियम या साधनों के घटते प्रतिफल नियम भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरे नियम के बाद में तीसरा जो नियम है उत्पत्ति ह्रासमान नियम, पूरा ही मिटा देते हैं, उसके बाद हम उत्पत्ति ह्रासमान नियम को देख लेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम उत्पत्ति ह्रासमान नियम, उत्पत्ति ह्रासमान नियम या साधनों के घटते प्रतिफल नियम, साधनों के घटते प्रतिफल नियम। वृद्धि नियम में हमने देखा सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ रहा था, समता नियम में हमने देखा कि वो समान गति को प्राप्त कर चुका है, और ह्रासमान नियम में अब क्या होगा, हमारा सीमांत और औसत उत्पादन घटने की प्रवृत्ति दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता, देखिए कि जब साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो चुका है, खेत पर कार्य करने के लिए 15 आदमी चाहिए, हमने 15 लगा दिए, तब तक तो हमारा सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बढ़ेगा। 15 इकाई लगाने पर वो अधिकतम स्तर पर भी पहुंचकर अपना उच्चतम बिंदु प्राप्त कर लेगा। उसके बाद हम 16, 17, 18 इकाइयां लगातार नियोजित करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा औसत और सीमांत उत्पादन गिरने लगता है, क्योंकि एक तरफ तो उत्पादन में गिरावट आएगी और उत्पत्ति के जो साधनों को कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होगा। तो सीमांत और औसत उत्पादन में जिस बिंदु से गिरावट होना प्रारंभ हो जाती है उसको हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रासमान नियम। तो उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, अनुकूलतम संयोग स्थापित होने तक सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है, समता नियम आने तक वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा और एक समान गति को प्राप्त कर लेगा। और उसके बाद भी यदि हम परिवर्तनशील साधन इकाइयों को लगातार बढ़ा रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा सीमांत और औसत उत्पादन गिरने की प्रवृत्ति दिखाता है, उसको हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रासमान नियम या साधनों के घटते प्रतिफल नियम। देखिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी व्याख्या कृषि के संदर्भ में ही की, कृषि में लागू होता है। परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना कि ये नियम कृषि क्षेत्र में ही लागू होता है, कि कृषि क्षेत्र में हम भूमि पर लगातार श्रम और पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करते हैं, तो एक निश्चित बिंदु के बाद हमारा सीमांत और औसत उत्पादन गिरने लगता है, और उस गिरती हुई स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रासमान नियम या साधनों के घटते प्रतिफल नियम। देखिए साधनों के घटते प्रतिफल नियम को यदि हम तालिका और रेखा चित्र के आधार पर समझें तो हम इस तरह से बता सकते हैं इसे, तालिका और रेखा चित्र के आधार पर नियम का स्पष्टीकरण। परिवर्तनशील साधन मात्रा, साधन, फिर हमारा कुल उत्पादन, टीपी कह सकते हैं जिसको हम टोटल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन, एमपी और एपी एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन, एपी।
अब ये कैसे चल रहे हैं देखिए, परिवर्तनशील साधन लगा रहे हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर सीमांत उत्पादन पर निगाह डालें, यदि ये गिर रहा है, जैसे पहले मैं कहूं 40 मिल रहा था, फिर 35 मिल रहा है, फिर 20 मिल रहा है, या फिर 5 मिल रहा है, 15, जो भी आप कहें, 5 या 2 की गति से मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे गिरती हुई सीमांत उत्पादन की स्थिति। तो उत्पत्ति हासमान नियम में सीमांत उत्पादन गिरने लगता है क्योंकि साधनों का अनुकूलतम संयोग बैठ चुका है और अधिक एक्स्ट्रा साधनों की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उत्पादन में उनको लगाते जा रहे हैं, तो आपके कुल उत्पादन में बढ़ने के स्थान पर धीमी गति के साथ वृद्धि होगी क्योंकि सीमांत उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में हमारा कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा तो है, जब तक सीमांत उत्पादन धनात्मक रहता है तब तक कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन इसके बढ़ने की गति यदि धीमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं उत्पत्ति हासमान नियम या साधनों के घटते प्रतिफल नियम। इसको जैसे पहले टोटल प्रोडक्शन होगा मेरा 40, फिर उसके बाद में 75 हो गया, 75 के बाद में 20 और इसमें ऐड कर देंगे हम 5 7 2 95, फिर 100 और फिर 102। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ। और औसत उत्पादन निकालने के लिए टीपी में हमें क्वांटिटी का भाग देना है। एवरेज किसी भी चीज का निकालने के लिए कुल के अंदर हम इकाइयों की संख्या का भाग दे देते हैं। पहली इकाई पर होगा 40, दूसरी इकाई पर होगा देखिए 2 का भाग देंगे 37.5, फिर 31.6, 25 और फिर 20.4। तो देखिए, जब हमारा सीमांत और औसत उत्पादन गिरने की प्रवृत्ति दिखाता है उस स्थिति को हम कहते हैं उत्पत्ति हासमान नियम। जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो औसत उत्पादन भी गिरेगा, लेकिन सीमांत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन के जो गिरने की प्रवृत्ति है वो तेज गति के साथ होती है। एवरेज प्रोडक्शन से ये तेज गति से ही तो बढ़ता है और उस औसत उत्पादन से तेज गति से ही नीचे गिरता है। एमपी की ये प्रवृत्ति होती है कि एपी से तेज, जब ये बढ़ता है तब एपी भी बढ़ेगा, जब ये घटता है तो एपी भी घटेगा। लेकिन सीमांत उत्पादन के बढ़ने और घटने की जो प्रवृत्ति है वो एवरेज प्रोडक्शन से हमेशा अधिक तीव्र गति के साथ होती है। वो हम इस तालिका की सहायता से भी देख सकते हैं। देखिए, जब ये 40 था तब ये भी 40 था, उसके बाद ये 35 हो गया तब ये 37.5 ही है, ये 20 हो गया तब ये 31.6। गिर तो ये भी रहा है, 37 से 31 आ गया है, लेकिन इसके गिरने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र है। एमपी एपी से अधिक तीव्र गति के साथ तो बढ़ता है और अधिक तीव्र गति के साथ ही घटता है। इसको भी हम रेखा चित्र के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक रेखा चित्र बना रही हूँ। देखिए, आप नाप कर भी बना सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर उचित पैमाना ले लेंगे, और बिना नापे भी चित्र बनाते हैं तब भी कोई गलती नहीं है। आपको तो बताना है कि आपका एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन घट रहा है और उत्पादन जब एपी और एमपी दोनों गिरेंगे, मतलब एमपी भी गिर रहा है और एपी भी गिर रहा है। ये तो हो गया हमारा एपी ऊपर वाला और नीचे वाला है एमपी। एमपी नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि एमपी के गिरने की प्रवृत्ति एपी से अधिक तीव्र है, इसीलिए ये हमेशा इसके नीचे आएगा। एमपी अधिक तीव्र गिरता है, तेज गति के साथ तो गिरता है और अधिक तेज गति के साथ बढ़ता है। एपी और एमपी दोनों गिर रहे हैं, इसका मतलब उत्पत्ति हासमान नियम क्रियाशील हो रहा है, जिसको हम साधनों के घटते प्रतिफल नियम की स्थिति भी कह सकते हैं। और ये स्थिति तब आएगी जब साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित होने के बाद भी, जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्राओं में लगातार वृद्धि करते रहते हैं, तब हमारा कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि सीमांत उत्पादन घटने लगता है और उससे रिलेटेड औसत उत्पादन भी घट रहा है। इसको हमने तालिका और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर दिया। तो हमने समय के आधार पर उत्पादन फलन की हम बात कर रहे थे। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हमने पढ़ा, जिसके 3 नियम थे: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति हासमान नियम। वृद्धि नियम में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ने से कुल उत्पादन में तीव्र गति के साथ वृद्धि होती है। समता नियम में एक समान गति में सीमांत और औसत उत्पादन आ जाने के कारण कुल उत्पादन भी एक जैसी गति के साथ आगे बढ़ता है। और उत्पत्ति हासमान नियम में सीमांत और औसत उत्पादन घटने के कारण कुल उत्पादन में जब घटती दर से वृद्धि होती है, हम कहते हैं बढ़ तो रहा है, लेकिन उसमें बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो धीमी गति से होती है।
तो उसको हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रासमान नियम। और परिवर्तनशील अर्थशास्त्रियों ने तो इस नियम को ये माना कि ये कृषि के क्षेत्र में ही लागू होता है। तो कृषि के क्षेत्र में श्रम और पूंजी की लगातार इकाइयों को बढ़ाने पर हमारा सीमांत और औसत उत्पादन घटने लगता है, या सीमांत और औसत उत्पादन में कमी होने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रासमान नियम। तो आज के वीडियो में हमने बताया आपको सीमांत उत्पत्ति समता नियम क्या है और उत्पत्ति ह्रासमान नियम क्या है। यहाँ आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आगे वाले वीडियो में हम दीर्घकालीन उत्पादन के फलन कैसे कार्य करते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के कौन कौन से नियम होते हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।